यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि 10 मार्च 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 है, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, असम में, पंजाब में या पश्चिम बंगाल में? तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जूट का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में होता है। ध्यान रखिएगा, घा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? यानी भारत में चीनी का सबसे बड़ा दूसरा उत्पादक राज्य है महाराष्ट्र मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, स्वेज नहर मिलाती है लाल सागर एवं भूमध्य सागर को, फारस की खाड़ी एवं कला सागर को, अदन की खाड़ी खाड़ी रहेगा यहाँ पर, लाल सागर को, काला सागर एवं भूमध्य सागर को। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर को मिलाती है। आपका का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, पाइपलाइन निम्न में से किसका परिवहन नहीं करता? जल का, पेट्रोलियम का, प्राकृतिक गैस का, लौह अयस्क का? लौह अयस्क का। ठीक है, पाइपलाइन जो है लौह अयस्क का परिवहन नहीं करता। मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पशुओं पर आधारित उद्योग निम्न में से कौन सा है? दुग्ध उद्योग, मांस उद्योग, चमड़ा एवं ऊन उद्योग, ये सभी। तो यहाँ पर सही हो जाएगा ये सभी। ठीक है, पशुओं पर आधारित उद्योग है दुग्ध उद्योग, मांस उद्योग और चमड़ा एवं ऊन उद्योग। ठीक है, इसके बाद 6 नंबर है, निम्न देशों में से किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? रूस, डेनमार्क, भारत या नीदरलैंड? तो डेनमार्क सही हो जाएगा। ठीक है, डेनमार्क सही हो जाएगा। इसके बाद 7 नंबर है, संसार के उच्च मानव विकास वाले देशों की सूची में निम्न में से कितने देश आते हैं? 41, 53, 39 या 61? 53 देश आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है? आकार में स्थिरता, गुण, गुण में धनात्मक परिवर्तन, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में वृद्धि? तो गुण में धनात्मक परिवर्तन। ठीक है, आपका खा राइट हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। अब हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की। उत्तर लगभग आपको 20 शब्दों में देना है और मेरे प्यारे बच्चों, प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न, इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम? तो कृषि पर आधारित उद्योग के नाम है वस्त्र उद्योग और गन्ना उद्योग। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 11 नंबर, लिखा है भारवाही पशुओं के विषय में लिखे। तो भारवाही का मतलब भार से पता चल रहा है भार ढोने वाले, बोझा ढोने वाले। तो भारवाही पशुएं होते हैं जो हम बोझा ढोने के लिए जिनको हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो भारवाही पशुएं जानवर होते हैं जिनका इस्तेमाल भार ढोने के लिए किया जाता है, जैसे घोड़ा, हाथी, ऊँट, गधा और खच्चर शामिल है इसमें। आसान सा प्रश्न है। फिर है, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है? तो मानव संसाधन उन लोगों का समूह है जो किसी संगठन, व्यापार क्षेत्र, उद्योग या अर्थव्यवस्था के कार्यबल का निर्माण करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है, 2 धात्विक खनिजों के नाम लिखिए। तो 2 धात्विक खनिज हैं, लोहस्क और बॉक्साइट। लोहस्क और बॉक्साइट 2 धात्विक खनिज हैं। पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ प्रदेश के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो, तो यह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है ना। इसके बाद है 15 नंबर, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए। तो भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है कृषि क्षेत्र में अनुचित गतिविधियाँ, दूसरा है नदियों के पानी की गुणवत्ता की कमी। इसके बाद है 16 नंबर, मापने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है?
तो मापनी का प्रयोग मानचित्रों पर धरातल की दूरी पता लगाने के लिए किया जाता है। मापनी का प्रयोग मानचित्रों पर धरातल की दूरी को पता लगाने के लिए किया जाता है। फिर लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेगा। मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए। तो मानव भूगोल भौगोलिक विज्ञान की वह शाखा है जो मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। इसकी प्रकृति द्विविधात्मक है जो प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान दोनों से जुड़ी है। यह स्थानिक वितरण, सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरणीय प्रभावों का विश्लेषण करता है। यह मानव और उसके पर्यावरण के संबंधों को समझने के लिए पर्यावरणीय नियतिवाद और संभाव्यवाद जैसे दृष्टिकोण अपनाता है। इसके बाद है 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व निम्न है। पहला महत्व है मेरे प्यारे बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान करता है। इसका महत्व निम्नलिखित है। पहला है आर्थिक विकास। यह देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में मदद करता है, यानी मजबूत करने में मदद करता है। दूसरा है विशेषज्ञता और दक्षता। देश अपनी विशेष क्षमताओं वाले उत्पादों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके बाद है विदेशी मुद्रा अर्जन। व्यापार से विदेशी मुद्रा का प्रवाह बढ़ता है। इसके बाद है रोजगार सृजन। यह रोजगार के नए अवसर पैदा करता है। फिर है सांस्कृतिक आदान प्रदान। व्यापार के माध्यम से विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद है 19 नंबर, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार भौगोलिक और सामाजिक प्रकारकों पर आधारित हैं। इनके प्रकार मुख्य हैं। कौन कौन से हैं? पहला है साकेंद्रित बस्तियाँ। साकेंद्रित बस्तियों में घर एक स्थान पर समूहबद्ध होते हैं। विकेंद्रित बस्तियाँ, विकेंद्रित मतलब घर दूर दूर बिखरे होते हैं। रैखिक बस्तियाँ, घर सड़क या नदी के किनारे पंक्तिबद्ध होते हैं। क्लस्टर्ड बस्तियाँ, समूह में परंतु असंगठित रूप में फैली होती हैं। इसके बाद है 20 नंबर, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, विस्तृत टिप्पणी। तो भारत में पेट्रोलियम संसाधन मुख्य रूप से दुबई, हाई, गुजरात, राजस्थान, असम और पूर्वी तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह देश की ऊर्जा जरूरतों का 30% पूरा करता है और औद्योगिक व परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि भंडार सीमित है और 85% तेल आयात पर निर्भरता है। पेट्रोलियम का उपयोग पेट्रोकेमिकल्स, उर्वरक और ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है। इसके बाद है 21 नंबर, भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक क्या हैं? तो भौगोलिक सूचना तंत्र के महत्वपूर्ण घटक, भौगोलिक सूचना तंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो भौगोलिक डेटा को संग्रहित, प्रबंधन, विश्लेषण और प्रस्तुत करने के लिए उपयोग की जाती है। इसके 5 प्रमुख घटक निम्न हैं। पहला है हार्डवेयर। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हार्डवेयर। ये जो हार्डवेयर को संचालित करने के लिए कंप्यूटर, सर्वर और अन्य उपकरण आवश्यक है। सॉफ्टवेयर डेटा संग्रह, प्रबंधन और विश्लेषण में मदद करता है। डेटा का मुख्य आधार स्थानिक और गैर स्थानिक डेटा है, जैसे मानचित्र, सैटेलाइट इमेज और सांख्यिकी जानकारी। इसके बाद है मानव संसाधन। पीपल, GIS प्रणाली को संचालित करने और डेटा का विश्लेषण करने के लिए प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर, क्या कह रहा है? उपग्रह संचार के महत्व का वर्णन कीजिए। तो उपग्रह संचार का महत्व का वर्णन, उपग्रह संचार दूर संचार का एक उन्नत रूप है जिसमें पृथ्वी से उपग्रहों के माध्यम से संदेशों का आदान प्रदान होता है। इसका महत्व निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। पहला है दूर संचार। इसमें लिखेंगे यह टेलीफोन, इंटरनेट और टेलीविज़न प्रसारण जैसी सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा है वैश्विक संपर्क। उपग्रह संचार किसी भी स्थान से विश्व के अन्य स्थानों तक संपर्क स्थापित करने में सक्षम है। तीसरा है आपदा प्रबंधन। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान यह संचार बनाए रखने में मदद करता है। इसके बाद है सैन्य उपयोग। उपग्रहों का उपयोग सैन्य संचार, जासूसी और नेविगेशन में किया जाता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। प्रत्येक उत्तर का आपको 6 अंक मिलेगा। तो क्या कह रहा है? सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि दोनों ही कृषि उत्पादन को बढ़ाने और किसानों को की आर्थिक स्थिति सुधारने के उद्देश्य से अपनाई जाती है। सहकारी कृषि में किसान अपने संसाधनों को मिलाकर एवं सहकारी समिति बनाते हैं जिससे उन्हें बीज, खाद, उपकरण और विपणन की सुविधाएं सामूहिक रूप से मिलती हैं। इससे उत्पादन लागत कम होती है और लाभ बढ़ता है। सामूहिक कृषि में भूमि और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व होता है जिसमें सभी किसान मिलकर खेती करते हैं और लाभ को आपस में बांटते हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से समाजवादी देशों में अधिक लोकप्रिय रही है। दोनों प्रणालियाँ किसानों के हित में हैं लेकिन सही प्रबंधन आवश्यक होता है, ठीक है। तो इनमें विस्तृत में अथवा करके 2 पूछता है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 1 करना रहता है, ठीक है।
तो मानव विकास शब्द की परिभाषा दे। मानव विकास क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण लिखे। तो मानव विकास की परिभाषा और उसकी आवश्यकता। परिभाषा देखेंगे, मानव विकास का अर्थ व्यक्ति की क्षमताओं, ज्ञान, स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार से है, जिससे वह अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सके। इसमें आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक विकास शामिल होते हैं। इसके बाद है मानव विकास की आवश्यकता के 3 कारण। तो पहला कारण है जीवन गुणवत्ता में सुधार। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाकर जीवन को बेहतर बनाता है। आर्थिक विकास, कुशल और शिक्षित मानव संसाधन जैसे कि आर्थिक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। तीसरा है सामाजिक समरसता। यह समानता, न्याय और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, जिससे समाज में शांति बनी रहती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 24 नंबर है, भारत में नगरीकरण को समझाइए। नगरों के प्रकारात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। तो भारत में नगरीकरण, नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण आबादी नगरों की ओर प्रवास करती है, जिससे शहरी क्षेत्र विस्तार पाते हैं। भारत का नगरीकरण औद्योगिकरण, आर्थिक विकास और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के कारण तेजी से बढ़ा है। आगे लिखेंगे, हालांकि इसमें बुनियादी ढांचे पर दबाव, झुग्गी बस्तियों की वृद्धि और पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण, प्रशासनिक नगर जैसे दिल्ली, भोपाल, ठीक है, औद्योगिक नगर जैसे जमशेदपुर, भिलाई, वाणिज्यिक नगर जैसे मुंबई, अहमदाबाद, पर्यटन नगर जैसे उदयपुर, गोवा, धार्मिक नगर जैसे वाराणसी, हरिद्वार। फिर इसमें भी अथवा करके 2 पूछता है, आपको 1 करना रहता है मेरे प्यारे बच्चों। भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए। तो भू निम्नीकरण और इसके कम करने के उपाय। भू निम्नीकरण का अर्थ, भू निम्नीकरण वह प्रक्रिया है इसमें भूमि की उत्पादकता घट जाती है और वह बंजर होने लगती है। यह मुख्य रूप से अत्यधिक वनों की कटाई, अति चराई, अति नियंत्रित कृषि, मिट्टी का कटाव और जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। ठीक है, भूमि निम्नीकरण कम करने के उपाय। तो पहला उपाय है मेरे प्यारे बच्चों, वनों का संरक्षण, यानी वनों की कटाई को रोककर और अधिक वृक्षारोपण करके मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। दूसरा है सतत कृषि पद्धतियाँ, फसल चक्र, जैविक खेती और न्यूनतम जुताई तकनीकों का उपयोग करके भूमि की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। तीसरा है जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और सिंचाई की आधुनिक विधियों से मिट्टी के कटाव और नमी की कमी को कम किया जा सकता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर है, क्या कह रहा है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो आपको एक मानचित्र मिलेगा, उस पर आपको चिन्हों द्वारा दर्शाना रहेगा। ठीक है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत, एशिया का सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश सिंगापुर, विश्व में रोपण कृषि का एक देश मलेशिया, चीन का राजधानी नगर बीजिंग, विश्व का सबसे बड़ा मेगा नगर टोक्यो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद है 26 नंबर, ये क्या कह रहा है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये भारत का है। ठीक है, भारत का है। ठीक है, नहीं ये विश्व का है। ठीक है, भारत का नहीं है, ये विश्व का है। ये किसका है, विश्व का है। ठीक है, और दूसरा वाला भारत का है। ठीक है, भारत के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार, भारत में पेट्रोलियम उद्योगों का केंद्र बड़ोदरा, सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल और उड़ीसा एक प्रमुख बंदरगाह पारादीप। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।